वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग CIL के अंदर जो पेपर हुआ था जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताकर चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से है और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या हम लोग उसे विदाउट कैलकुलेटर किसी लॉजिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे, उन्होंने बोला है मुझसे कि सर कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो सकते हैं। मैंने भी काफ़ी एनालिसिस किया है इस पेपर की, तो कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे हैं बट सारे नहीं, और 2-3% पेपर ऐसा होता है जो कि डिफिकल्ट साइड रहता है। तो मैं अभी 1 बाय 1 करके आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेपरेटली एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की है कि किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ लाइव जुड़ना इस कोर्स में, मीन्स CIL के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसमें 13 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि लाइव रहेगा। सारे सब्जेक्ट उसमें लाइव कवर किए जाएंगे जो कि हमने पैनल डिस्कशन में आप लोगों को पूरा प्रॉपर बता भी रखा है। आप कंप्लीट डिटेल वहां से देख सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो जो गिवन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है और एक गूगल फॉर्म भी दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे फिलअप कर सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और पूरा डिटेल एनालिसिस रहेगा ये। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पावर सिस्टम से सिमेट्रिकल कंपोनेंट नाम से एक चैप्टर पढ़ते हो, वहां से ये क्वेश्चन है। द करंट फ्लोइंग इन द लाइंस टूवर्ड ए बैलेंस लोड कनेक्टेड इन डेल्टा आर IA IB IC, मीन्स IA IB IC मतलब C फेज, B फेज और A फेज की करंट गिवन है यहाँ पे। फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट। अब देखो यहाँ पर जो आपको IA IB IC गिवन है और सिमेट्रिकल कंपोनेंट पूछा गया है, ध्यान रखना क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं अल्फा के टर्म से बताऊं, जैसे I A B C ये एक मैट्रिक्स बनता है, ओके, इक्वल टू A I to the power 0 1 2, ओके, ये मैट्रिक्स बनता है। बट यहां पर आपको सिमेट्रिकल कंपोनेंट चाहिए, मींस IA0 IA1 IA2 ये चाहिए। तो फिर मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, I0 1 2, ओके, इक्वल टू A इनवर्स, ओके, A इनवर्स एंड I ABC, ये फॉर्मूला होता है। और A इनवर्स क्या होता है ये सारा मैंने यहाँ टाइप करा रखा है सॉल्यूशन। देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉर्मूला, द फेज करंट IA IB IC कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट I0 I1 और I2, और सफिक्स में आप A भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग फोर्टेस्क्यू ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द रिलेशन डेराइव्ड फ्रॉम द फोर्टेस्क्यू थ्योरम, ओके। और फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या कहती है, कोई भी अगर n फेज का अनबैलेंस सिस्टम है तो उसे n-1 सेट ऑफ फेजर जो कि बैलेंस होंगे और एक जो होगा वो कोफेजल होगा, मैं ब्रेक कर सकते हैं। मींस अगर मैं 3 फेज के लिए बात करूंगा, फोर्टेस्क्यू थ्योरम पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये आपका ABC अनबैलेंस सिस्टम है, इसे हम रिजोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए n इक्वल टू 3 है, मीन 3 फेज का अनबैलेंस सिस्टम है, n-1, n इक्वल टू 3 हियर, ओके, फॉर 3 फेज सिस्टम, सो n-1 इज द 2। तो दो साइड बनाऊंगा मैं इसके बैलेंस के, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके, नेगेटिव सीक्वेंस, एंड 1 इज कोफेजल, ओके। तो जो n-1 सेट ऑफ फेजर जो होते हैं बैलेंस होते हैं और एक कोफेजल होता है। ये जस्ट मैंने एक आइडिया दिया आप लोगों को। और जो ये होता है इसका मान लीजिए VA1 BB1 VC1, इसकी जो फेज सीक्वेंस होती है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है, इसी कारण इस नेटवर्क को हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कह देते हैं। और ये VA2 VB2 VC2, और ये आपका जीरो सीक्वेंस होता है, VA0 VB0 VC0, ओके। इस तरीके से हम रिजोल्व कर सकते हैं किसी भी अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम में, ओके। फिर सेपरेट हम पर फेज एनालिसिस कर सकते हैं और सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे, फेजर सम कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्टेस्क्यू थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कंप्लीटली बताया आपको। अब मैं फॉर्मूले पे चलता हूं जो कि हमारा क्वेश्चन था, IA0 IA1 IA2, और वी कैन से I0 I1 I2 इक्वल टू 1/3, दिस इज द A इनवर्स, completely A inverse formula in terms of A is A, or A here, A to the power j
2π/3 or we can say 1 angle 120 degree. Okay, this is the exponential form, this is the polar form, and this is the minus 1/2 plus j root 3/2. This is the rectangular form, value of alpha or we can say a here. Okay, now putting all the value, this is also mentioned here, minus 1/2 means minus 0.5, root 3/2 that is 0.866. Okay, now putting all the value IA, IB, IC given in the question. See, ये जो वैल्यू गिवन है बेटा, ये जो वैल्यूज गिवन है यहाँ क्वेश्चन के अंदर IA, IB, IC सारी पुट कर देता हूँ मैं, सारी इस फॉर्मूले में जो हम लोग पुट करते हैं तो कन्वर्ट द करंट इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म. ओके, जो करंट गिवन है ना पोलर फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है. कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स IA0 इक्वल टू 1/3 this 1 multiply by IA, IB, IC. So IA0 equal to 1/3 IA plus IB plus IC. Okay, and IA1 equal to 1/3 this 1 multiply IA plus alpha IB plus alpha square IC. In similar way I2 equal to 1/3 in bracket IA plus I, this is the alpha square IB plus alpha IC. तो सारे फॉर्मूले में पुट करके फाइनल आंसर क्या आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. तो यहाँ से देखो ये जीरो सीक्वेंस आ गई है करंट जो कि जीरो आई है. ओके, और यहाँ से कैलकुलेट द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आ गई है जो कि 11,111 एंगल 15 डिग्री आ गई है. ओके, और फिर हमने यहाँ नेगेटिव सीक्वेंस करंट फाइंड कर दी है. और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था आप लोगों का. अगर आप इसे पेपर में भी करते हो, जैसे एग्जाम का एक प्रेशर रहता है, तो तब भी ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंसर आपने क्वेश्चन पढ़ा और उससे वैल्यूज़ वगैरह जज किया फिर ऑप्शन देखा एकदम टिक कर दोगे, नहीं. ठीक है, यहाँ आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, फेजर इन्वॉल्व था, इसलिए मैं इसे बोलूँगा कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड था ये क्वेश्चन जो है. ओके, ये ईजी साइड नहीं था क्वेश्चन आप लोगों का. तो यहाँ से इसका सोल्यूशन मेंशन है ऊपर, मैंने आपका डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन का क्या अप्रोच है वो सारा बताया. यही इस सेशन का पर्पज़ है यार. सेशन कितना लंबा जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको समझना है कि पेपर एक्चुअली आया कैसा है. देखो सेकंड क्वेश्चन ये आपका सिग्नल एंड सिस्टम से है. ए सिग्नल हैविंग ए स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम DC टू, DC मीन 0 टू, DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज इज टू सैम्पल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट फॉर्म. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये सैम्पलिंग एक टॉपिक होता है सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर, वहां से लिया गया है. बस बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ DC टर्म जो अटैच था बाद में फ्रीक्वेंसी, तो यार बस यहाँ ये जज करना था DC का मतलब 0 फ्रीक्वेंसी, तो 0 टू 10 किलो हर्ट्ज ये रेंज गिवन है. सैंपल एंड कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट फॉर्म, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड दैट मस्ट बी टेकन टू एंश्योर द रिकवरी. एक्चुअली इन्होंने सैंपलिंग रेट पूछ ली है. सैंपलिंग रेट Fs इक्वल टू 2 FM और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल 10, सो 2 FM 2 into 10 इक्वल टू 20, तो 20 के किलो, बिकॉज दिस FM is given in the kilohertz, that is why Fs, that is the sampling frequency, is also in the kilohertz, or we can say kilo sample per second. Okay, so our answer is 20 kilo sample per second, or simply we can say 20 kilohertz. Okay, this is the formula. Nyquist theorem, Fs greater than equal to 2 F max, F max given 10 kilohertz, so Fs greater than equal to 20 किलोहर्ट्ज. ओके, 20 और वी कैन से 220,000. तो यार ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट साइड था. ठीक है, बिल्कुल इसमें पेन भी नहीं रखना था आपको, और बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं. थर्ड देखो, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर एंड फीडर वोल्टेज कंट्रोल फॉर ए विच कंपनसेशन रिक्वायर्ड शंट कैपेसिटर. पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ओके, जनरली हमारे जो लोड होते हैं ना, लैगिंग होते हैं, उस लैगिंग को कंपनसेट करने के लिए हम शंट कैपेसिटर लगाते हैं. ये क्वेश्चन आप पावर सिस्टम से ले सकते हो. पावर सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल या मैं कहूँ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन एक टॉपिक होता है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है. बिल्कुल इजी साइड था ये क्वेश्चन. ओके, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी अटैच कर रखी है, आप इसे भी पढ़ सकते हो. जो बोला है मैंने वही यहाँ लिखा हुआ है. आगे चलते हैं. फाइंड द लाप्लासियन ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यार ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे मान लो अगर आप किसी PSU के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं होता है, बट बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि डिफिकल्ट साइड था. मैं बताता हूँ क्या होता है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्वेश्चंस भी आए हैं. EMFT एक सब्जेक्ट होता है, तो EMFT के अंदर आपको डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, लाप्लासियन ऑपरेटर पढ़ाया जाता है.
तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है, आप इसे EMFT से भी रिलेट करके देख सकते हो। तो देखो लाप्लाशियन किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ओके क्या पूछा, द फाइंड द लाप्लाशियन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, ओके ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब डेल स्क्वायर भी, अगर ये बोलता है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है तो लाप्लाशियन 0 कर देता मैं, बट ओनली लाप्लाशियन अगर पूछा है तो v इज द पोटेंशियल फंक्शन जो ये गिवन है, तो उसका आप क्या करना है, डेल स्क्वायर v फाइंड करना है, या सिंपली मैं कहूं 2 बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 बार डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 बार डिफरेंशिएट कर दो z के रिस्पेक्ट में। मैं लिखता हूं फॉर्मूला, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर 2 टाइम्स, इन सिमिलर वे डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल z स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन सिंपलेस्ट साइड था यार। इस पूरे फंक्शन का अगर एक बार आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, x के रिस्पेक्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यार, x y z के टर्म्स में पोटेंशियल फंक्शन है, तो पूरे फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में करोगे, या मैं सिंपली कहूं 2 बार पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस 2 बार पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 बार z के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं एक बार करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा, फिर उसका दोबारा करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो सिंपली पहला टर्म 2 आ जाएगा। जब मैं y के रिस्पेक्ट में पहली बार करूंगा 2y आ जाएगा, दोबारा से उसका y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 आ जाएगा। इन सिमिलर वे डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ये भी 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 आंसर। तो यहाँ गिवन है, बिल्कुल गिवन है यार, ओके। और ये देखो ये पोटेंशियल फंक्शन मींस वोल्ट, दिस इज द डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट भी गिवन है, तो यूनिट का भी खास करके ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ये भी कोई इस पर भी ज्यादा पेन रखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिंपलेस्ट टर्म में पोटेंशियल फंक्शन गिवन था और आपसे लाप्लाशियन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता था, जैसे मान लो कोई अननोन फाइंड करा लेता वो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है अगली बार, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू ऐसे बन गया, ठीक है, या मान लीजिए हमें जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर कर दिया मैंने, और बोला जाएगा इसका लाप्लाशियन 6 है, तो के बता दो कितना आएगा। तो बेटा सिमिलर वे में आप लाप्लाशियन निकालो इसका, ठीक है, उसे फिर कितने के इक्वल कर दोगे, 6 के, वहां से एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर बहुत फेमस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो ये पूरा सॉल्व करा रखा है प्रॉपर, बट फिर भी मैं थोड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेक्टिव लगे सेशन, ओके। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन की तरफ मैं आ गया हूं। द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम, 2 यार, ठीक है, 2 वाट मीटर रिक्वायर्ड, ओके। हालांकि ये ब्लंडर्स थ्योरम हम पढ़ते हैं मेजरमेंट के अंदर, वहां से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस बिल्कुल फॉरवर्ड पूछे गए हैं उनमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इस पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूं। तो जो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे, ओके। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने सारा यहाँ अटैच कर रखी है, आप लोग बीच में इसे देख भी सकते हो, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल of 100 ampere tons and area of 70 centimeter square on the axis, okay, this is the important यार, on the axis of the coil at a distance of 10 centimeter from the center। तो यार ये स्टैंडर्ड तो रिजल्ट है, ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट वो जो फॉर्मूला है उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसे डिफिकल्ट साइड बोलूंगा। देखो ये फॉर्मूला है पूरा, यूज द फॉर्मूला फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। ये आपका फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ओके, एन आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यार ये फॉर्मूला नो डाउट पता होता है बच्चों को, लेकिन इसमें वैल्यू रखना फिर सॉल्व करना, तो ये इसलिए डिफिकल्ट साइड बोल रहा हूँ मैं, और कैलकुलेटर अलाउ था नहीं। फिलहाल इसे भी मैं डिफिकल्ट साइड बोलूंगा। यहाँ सारी वैल्यू जो भी है इसमें पुट की मैंने, और यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई 103.7 माइक्रो टेस्ला, ओके, माइक्रो टेस्ला, बिकॉज दिस इज नॉट द परमिबिलिटी, दिस इज द माइक्रो टेस्ला, एंड 1 माइक्रो टेस्ला इक्वल 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार डिफिकल्ट साइड था, डिफिकल्ट साइड इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज ना, कैलकुलेशन वाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका सिग्नल एंड सिस्टम से रिलेटेड है, सिग्नल एंड सिस्टम से फॉर द ट्रांसफर फंक्शन, ओके, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर, इसे सिग्नल सिस्टम से भी कह सकते हो, कंट्रोल से भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों, क्योंकि आपको पता है ये सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट देकर आपसे रिस्पॉन्स वगैरह पूछना, ये कंट्रोल सिस्टम में भी क्वेश्चन आ जाता है और सिग्नल एंड सिस्टम में भी आ जाता है। फॉर ए सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन एच एस इक्वल टू दिस,
फाइंड द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स व्हेन द इनपुट। जीरो स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो जीरो स्टेट का मतलब ये होता है कि आप जो इनिशियल कंडीशन है उसे जीरो लेकर चलो, तब जो आउटपुट आता है मतलब रिस्पॉन्स आता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, और अगर मैं मान लो इनिशियल कंडीशन ही लेकर चलूं, इनपुट को जीरो कर दूं, तो उसे कहते हैं हम लोग जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ओके, तो ये यार सारा रिस्पॉन्स के बारे में था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एच एस गिवन है आपको, इनपुट भी गिवन है, तो एच एस को हम क्या लिखते हैं, देखो एच एस इक्वल टू वाई एस मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, ये लिखते हैं यार। और यहाँ एच एस गिवन है एस प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, तो मैं एक्सेस को उधर ले जाऊंगा और एक्सेस एक्स टी कितना के बने e टू द पावर -3t ut। एक्सेस निकालने के लिए उसका लाप्लास लेना पड़ेगा, 1 अपॉन एस प्लस 3 हो जाएगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मैं इनवर्स ले लूंगा, तो एस टी मिल जाएगा मुझे, ठीक है, मतलब वाई टी मिल जाएगा, मीन्स जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यही किया गया। देखो फाइंड द आउटपुट इन लाप्लास डोमेन, तो यहाँ मैंने पहले एच एस निकाला, इन्हें फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, 2 फैक्टर आ गए इसके। उसके बाद में इनपुट है और उसका मैंने लाप्लास लिया तो 1 अपॉन एस प्लस 3 आ गया। वाई एस इक्वल टू एच एस इंटू एक्सेस, क्योंकि एच एस इक्वल टू वाई एस अपॉन एक्सेस, दैट इज वाई एस इक्वल टू एच एस इंटू एक्सेस, तो ये बन गया। उसके बाद में मैंने यहाँ सारी वैल्यू पुटअप की और फिर मैंने ओके एस प्लस 2 एस प्लस 3, तो यहाँ हाँ दूसरा फैक्टर ये रहा, ये फिर रिपीटेड रूट आ जाएगा, रिपीटेड पोल आ जाएगा। उसके बाद में मैंने इन्वर्स लिया, पार्शियल फ्रैक्शन है, ये इन्वर्स लिया गया यहाँ पर, सारी वैल्यू पुट की और उसके बाद मैंने इन्वर्स ले लिया, ये आंसर आ गया। बिल्कुल कन्वेंशनल वे में मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ओके, ये सारा आपका आंसर है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिफिकल्ट साइड था, वो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, 1-2 फैक्टर निकालने के बाद ना आप एलिमिनेट चेक कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था, अगर उसका सिग्नल या कंट्रोल किसी में भी ले सकते हो, ये सिग्नल से है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑन द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर स्टेबिलिटी इज, देखो क्या होता है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो एब्सोल्युटली समेबल होता है डिस्क्रीट सिस्टम में। अगर ये होता कंटिन्यूस सिस्टम में तो मैं बोलता जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है। ओके, मींस कंटिन्यूस टाइम के लिए हम एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल वर्ड यूज करते हैं और डिस्क्रीट के लिए हम एब्सोल्यूट समेबल यूज करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या होगा यार, सिंपल, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी लेवल का क्वेश्चन है सिग्नल सिस्टम का। मैं इजी लेवल का उसे बोलता हूं जो बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं। मीन्स अगर मैं बोलूं कि लाप्लास से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो स्टैंडर्ड सिग्नल है, फिर जीरो स्टेट, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आ जाएंगे। स्टैंडर्ड सिग्नल का लाप्लास पूछ सकता है, तो जो यही कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से है, तो इसलिए इसे मैं इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। यही सारा यार देखो लिख रखा, आप एक बार देख भी सकते हो, जो बोला है वही लिखा हुआ है, लेकिन उस समय दोबारा से अगर पढ़ूंगा तो वो मजा नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, व्हेन ए सिंगल फेज सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सिंगल फेज वाइंडिंग, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पल्सेटिंग इन नेचर। यार यही तो कारण है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के कारण ना, कि कोई भी एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में मतलब रिजोल्व कर सकते हैं। दोनों की स्पीड तो सेम होती है, सिंक्रोनस स्पीड, बट उनके मैग्नीट्यूड हाफ होते हैं, तो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगता है, जिससे रिजल्टेंट टॉर्क 0 आता है स्टार्टिंग की कंडीशन में। तो यही रीज़न होता है यार, तो यही लिखा हुआ है यार सिंगल फेज सप्लाई के बारे में, सिंगल फेज वाइंडिंग या सिंगल फेज सप्लाई के बारे में, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इसे काफ़ी जगह हम इसे अप्लाई भी करते हैं। इसके एप्लीकेशन एक मैंने बता दिया, और भी काफ़ी इसके क्या हैं एग्जाम्पल है। बट 3 फेज सप्लाई अगर मैं लेता हूँ ना, तो वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जो है, तो वहाँ से जो बैकवर्ड कंपोनेंट होते हैं, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूँ, तो जो बैकवर्ड कंपोनेंट होते हैं उनका फेजर सम 0 हो जाता है, केवल फॉरवर्ड बचता है। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, इसलिए कहा जाता है 3 फेज सप्लाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ओके, ये बताया जाता है। जब हम 3 फेज और सिंगल फेज में डिफरेंसेस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ इन चीज़ों को लिखाते हैं। मेजर एडवांटेज है यार 3 फेज का। ओके, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ लिखा दी गई हैं, देख लो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन, डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर सेपरेटेड बाई 50 सेंटीमीटर इन एयर। एयर मीन्स आपको म्यू इक्वल टू म्यू नॉट लेना है।
अगर मान लो कोई मीडियम दे दिया जाता तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर लेते यार। ओके 30 एम्पियर करंट है। ओके सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट इन सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन इन एयर कैरिंग करंट ऑफ 30 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या मतलब है? अच्छा सेम डायरेक्शन में कितना होगा और अपोजिट में कितना होगा, तो यार फोर्स तो सेम ही होता है। ठीक है, बस ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी करंट वायर में तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो देखो यार जनरल मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है वो इतना लगता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी इंटू I1 I2। ठीक है, अगर मान लो ये पहले वायर पे है, जैसे मान लो एक कंडक्टर ये है दूसरा ये है, इन्फानाइट लेंथ का हम इसे मानकर चलते हैं। ओके तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये है, दोनों कंडक्टर में अगर मान लो सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है I1 I2 तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी करंट तो रिपल्सिव लगेगा, लेकिन फोर्स सेम लगेगा। तो ये फोर्स आ गया यार सेम मैग्नीट्यूड इन सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके ये है यार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों फोर्स सेम आएंगे। और देखो 0.36 इंटू 10⁻⁻3 सिंपल क्वेश्चन था यार। ठीक है, EMFT से लिया गया है ये क्वेश्चन। आगे देखो द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1350 RPM। तो यार देखो कभी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का सवाल आए तो आप स्लिप तो बिना कहे निकाल ही लिया करो, या NS। तो NS अगर मैं निकालता हूँ इधर, NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड 120F अपॉन P, दिस इज द फॉर्मूला 120F, F इज द 50 अपॉन P, P इज द नंबर ऑफ पोल, ये आ गया बेटा 1500 RPM। ओके ये NS आ गया। और अगर मुझे NR गिवन है यार, कितने से रोटेट कर रहा है रोटर, देखो 1350 RPM से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से मैं स्लिप फाइंड कर लूँगा, स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। परसेंटेज में निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 1500 माइनस 1350 कितना हो जाएगा 150, ऊपर 150 बचेगा और नीचे NS कितना 1500। ओके तो 0 से 0 खत्म, 15 ढाई 150, तो 0.1 आ गया यार। और अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी पूछी है कितनी होती है 1 माइनस एस और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके द 1 माइनस एस करोगे तो 1 में से 0.1 माइनस करोगे तो 0.9 इंटू 100 तो 90% के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी। और इंडक्शन मशीन की जो एफिशिएंसी होती है ना वो बहुत हाई होती है यार, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कोई गिवन है क्या। हाँ तो देखो 90% अप्रॉक्सीमेट पूछिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया। कहाँ से आता है पूरा डिटेल में जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसे मैं कोर्स में बताता हूँ कि देखो यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है। बाकी तो पावर फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं कि भाई स्टेटर में इनपुट गया, ओके 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में इनपुट गया, उसके बाद स्टेटर में कोर लॉस और कॉपर लॉस होंगे, उसके बाद जो आपको पावर मिलेगी एयर गैप पावर मिलेगी जो स्टेटर और रोटर के बीच होती है, उसके बाद रोटर में कॉपर लॉस होंगे, उसके आयरन लॉस को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और आयरन लॉस डिपेंड करते हैं मेनली फ्रीक्वेंसी पर। तो आपको एक डेवलप पावर मिल जाएगी किसमें रोटर में, उसके बाद फ्रिक्शन विंडेज लॉस होंगे वो माइनस कर दोगे, फिर जो आपको पावर मिलेगी शाफ्ट पावर मिल जाएगी। दिस इज द पावर फ्लो डायग्राम। और शाफ्ट पावर अपॉन स्टेटर का इनपुट इनटू 100 दैट इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके हालांकि ये भी एक्चुअल नहीं है क्योंकि हमने रोटर के कोर लॉस को इग्नोर माना है, बट नियर अबाउट अप्रॉक्स आप एग्जैक्ट कह सकते हो, बट ये यार अप्रॉक्सीमेट है ना, तो जनरली आप अगर अप्रॉक्सीमेट बोला जाएगा तो इस तरीके से फाइंड कर दोगे जो ऑप्शन हमारा मैच करता है। ठीक है, ये पूरा दे रखा है यहाँ पे जो समझाया है। आगे देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या है सिंपल है यार। When the emitter is connected across the load, high current will flow through the meter and meter burn out। सिंपल है यार, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि एमीटर को लोड के साथ व्हेन द एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, क्योंकि उसका क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और करंट ऑलवेज ट्राई टू टेक मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, तो इसलिए डैमेज हो जाएगा। ओके हाई करंट विल थ्रू द मीटर एंड मीटर में बर्न आउट, मतलब ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछी है। आगे चलते हैं। सिंगल फेज 231 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज 230 50 हर्ट्ज सप्लाई थ्रू ए डायोड। ओके मीन्स एक सिंगल फेज 231 किलोवाट हीटर है जो सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ा है डायोड के थ्रू। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर एलिमेंट। तो यार पहले हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं फिर पावर। देखो डिटरमाइन द हीटर रेजिस्टेंस, तो V²/R, V गिवन है 230 और P गिवन है इसका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को मैंने वॉट में कन्वर्ट किया 1000, जब सोल्व किया तो R की वैल्यू आ गई 52.9। अब पावर डिलीवर्ड थ्रू द डायोड, ए सिंगल डायोड अलाउ ओनली हाफ साइकिल
कंडक्शन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फॉर ए रजिस्टिव लोड एवरेज पावर इन ए हाफ फुल वेव एसी पावर। कहने का मतलब यह है जो फुल एसी पावर है उसका हाफ हो जाएगा सिंगल फेज के लिए, सिंगल फेज हाफ वेव के लिए। तो यार ये डायरेक्टली आप हाफ कर सकते हो इसका, अलग से आप चाहो तो V²/R करके रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। लेकिन यार इन्होंने कंडीशन बोली, इधर देखो ध्यान से, यहाँ बोली गई है कि कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर एलिमेंट, ओके, और एक सिंगल डायोड है तो बेटा हाफ हो जाएगी उसकी पावर, रजिस्टिव लोड है इसलिए, ओके, रजिस्टिव लोड है, ठीक है। अब यार देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यार ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता अगर रेजिस्टेंस भी दे देता आपको। देखो ध्यान से पढ़ो इसे, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वाई बस मैट्रिक्स फॉर द डेटा गिवन बिलो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे देता, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। तो रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो क्या तब डिफिकल्ट नहीं है, तब भी यार मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो तब भी है ये, ओके। देखो होता कैसा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कितनी बस गिवन है, 3 बसेस गिवन है, 1 और 2 बस के बीच में रेजिस्टेंस तो सब में 0 दे रखा है, चलो ये भी अच्छी बात है, वरना क्या ही करते इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत टाइम लग जाता। अब 1 और 2 के बीच में रिएक्टेंस दे दी है तो मैं पहले इस रिएक्टेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यही किया गया यार, हर एक बस, देखो इधर देखो, कन्वर्ट लाइन डेटा टू एडमिटेंस। तो देखो बस 1 to 2 ये रेजिस्टेंस तो 0 है, ये x गिवन है, सबका x गिवन है, तो मैंने सारे पहले y में कन्वर्ट कर लिए, ये y आ गए। अब मुझे पहला एलिमेंट निकालना y बस का, y11, तो पहली बस से जितनी बसें कनेक्टेड हैं उन सबका एडमिटेंस का सम कर लो, दैट इज द y11, ठीक है बेटा। यही शॉर्टकट होता है, इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं इसे। तो y11 मैंने फाइंड किया, y12 का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस कनेक्ट है उसका माइनस ले लो। मीन्स जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट फाइंड करने होंगे ना, जैसे y11, y22 और y33, y11 फाइंड करने के लिए आप 1 बस को देखो, मतलब पहली वाली बस को देखो, उससे कितनी एडमिटेंस कनेक्टेड है उन सबका सम कर दो, ओके। नेगेटिव नहीं लेना, डायरेक्ट सम करना है। और y22 फाइंड करने के लिए दूसरी बस देखो, उससे कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं उनकी एडमिटेंस का सम कर दो। ऐसे ही आपको क्या करना है, y33 फाइंड करने के लिए थर्ड बस देखो, उससे कितनी एडमिटेंस कनेक्टेड है सबका सम कर दो। y23 मीन्स मैं बता रहा हूँ, देखो ये 3y3 के ना मैं लिखकर बताता हूँ थोड़ा सा ना, ये सॉल्यूशन तो आपका गिवन है, लेकिन देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो बेटा y बस मैट्रिक्स आएगी ना, y बस मैट्रिक्स 3y3 की आएगी। जितनी बसेस होती हैं, मान लो n बसेस हैं तो n क्रॉस n का बनता है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, y11, y12, y13, ओके, y21, y22, ये बेटा 22 है, y23 और y31, ओके, y32 एंड y33, ठीक है। और एक्चुअली ये जो है ना यार, ये कैपिटल दिखाते हैं हम लोग ना, मैंने स्मॉल नहीं दिखाते हम इसमें, ये कैपिटल रहते हैं। ये कैपिटल है 3 क्रॉस 3। आ जाओ इधर। अब देखो मैंने ये बोला, जो ये वाला एलिमेंट है y11, तो पहली बस को देखो, उससे कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं उनके एडमिटेंस का सम कर दो बेटा। और y22 का मतलब जो दूसरी बस है उससे कौन कौन सी बसेस कनेक्टेड हैं उन सारे एडमिटेंस का सम। y33 जो थर्ड बस है उससे कौन कौन सी बस कनेक्टेड है उन सारी एडमिटेंस का सम। y12 का मतलब क्या है, इधर देखो, y12 का मतलब यह है कि पहली और दूसरी बस के बीच में जो एडमिटेंस है उसका नेगेटिव लेके पुट करो। ये इंस्पेक्शन मेथड है। कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो बेटा ये सवाल नहीं कर पाओगे आप गिवन टाइम में पीएसयू एग्जाम में, लेकिन यही शॉर्टकट है। हालांकि ये उस हिसाब से भी लेंदी है क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट वाई नहीं दी है, रिएक्टेंस गिवन है, पहले उससे हम एडमिटेंस बनाएंगे फिर ये अप्रोच लगाएंगे। अगर एडमिटेंस डायरेक्टली देता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी कैटेगरी में चला जाता। अभी मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड बोल रहा हूँ, जो टाइम आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ओके बेटा। तो देखो बेटा यही सारी चीज़ें हैं। ऐसी मान लो ये निकालना होता तो 3 and 1 के बीच देखता मैं कितनी एडमिटेंस है, उसका नेगेटिव लेता फिर यहाँ पुट करता। तो दिस इज द इंस्पेक्शन मेथड। एक सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि अगर लाइन के बीच में कपलिंग हो, मैग्नेटिक कपलिंग वगैरह हो, तब उसे हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ ये तो होता है इंस्पेक्शन मेथड है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखो यही सब दिया गया यार, ठीक है। सारी एडमिटेंस देखो मैंने यहाँ फाइंड की, यहाँ एडमिटेंस फाइंड की मैंने कि 1 और 2 के बीच में देखो कितना है, ये है। पहले मैंने रिएक्टेंस गिवन है 1 और 2 के बीच में, उससे मैंने क्या किया, एडमिटेंस फाइंड कर ली। 2 और 3 के बीच में फाइंड की, 1 और 3 के बीच में। तो देखो जब मैं y13 फाइंड किया था यहाँ पे,
तो ये आया है, ये आया है। ओके, तो ध्यान रखना। अब मैंने सारा यहाँ जो मैट्रिक्स में समझाया जिस तरीके से, वहाँ पुट कर दिया यार, इस तरीके से ना सारा पुट कर दिया, तो वहाँ से ऑप्शन आप लोग मैच कर सकते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी इसके अंदर। बस मुझे ये बताना है कि ये क्वेश्चन किस साइड जा रहा है। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जा रहा है यार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉइल विल बी देयर इन डायनामो टाइप डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर फॉर बैलेंस 3 फेज लोड, 1 करंट कॉइल एंड 2 प्रेशर कॉइल। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन यार। ओके, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। ए 3 फेज, यार ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो सकता। ये गेट का क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, ए 3 फेज जनरेटर डिलीवर 1 per unit power to an infinite bus through a transmission network. When a fault occurs, the maximum power which can be transferred during fault, post fault condition are this and this. फाइंड द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ये पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से लिया गया है क्वेश्चन। इसका आंसर भी बच्चों को याद होता है, 61 पॉइंट समथिंग आता है, बट आपको याद नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता दोबारा पूछा जाएगा, क्योंकि यार ये इसके लिए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए आपको। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में लिएगा, डिफिकल्ट साइड का ये क्वेश्चन है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ होता तो इसमें मॉडरेट की साइड डाल सकता था। ओके, तो यहाँ मैंने पूरा सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये पूरा आप देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, ये पूरा मैंने साइड कर रखा है। तो यहाँ से देखो ये निकल कर आता है, तो कोस इन्वर्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो यार बहुत ही कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें। ये तो मैंने हिंट देकर आपको यह स्टेप इन्वॉल्व कर दिए हैं। अब देखो आगे चलते हैं यार। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड हैं, ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो यार, 100 क्वेश्चन में जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है ना, तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा एफर्ट उसमें लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या मैं बोलूँगा कि हाँ लगेगा इसमें एफर्ट, तो उन 10 क्वेश्चन को नहीं करना था। जो बच्चे उसमें उलझ गए होंगे उन्होंने काफ़ी टाइम इस पर वेस्ट किया होगा। ठीक है, और यार देखो ऐसा होता है ना, पूरा 100% कोई नहीं करता है। अगर आप 90% भी अटैम्प्ट कर रहे हो और उसमें भी आपकी अगर 80% एक्यूरेसी रहती है, तब आप का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना इस चीज़ को। 90% अटैम्प्ट कर रहे हो और 80% भी उसमें एक्यूरेसी है, कोई नहीं रोकेगा। ओवरऑल इस 100 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को स्किप करने चाहिए थे। ओके, चलो, जैसे कि एक पिछला क्वेश्चन कराया था ना, इसमें 61 पॉइंट समथिंग आया है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, वो स्किप करने वाला क्वेश्चन था। बायोट सावर्ट लो यार देखो, dB इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन ओके म्यू अपॉन 4 पाई। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिखता हूँ, जो आप लोग इससे शायद कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा। एक डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जो आता है डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए, म्यू अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला तो मैच कर रहा है यार। तो ये हो गया यार। यहाँ म्यू क्या है, परमेबिलिटी, जैसे म्यू नॉट म्यू आर लिख सकता हूँ मैं। R इज द डिस्टेंस। जैसे मान लो एक वायर है ये, इसमें कोई I करंट फ्लो हो रही है, और एक मैं डिफरेंशियल एलिमेंट ले लूँ और उससे R पॉइंट पर कोई पॉइंट P है जहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला बेटा ये है। अगर डायरेक्शन फाइंड करनी होती तो राइट हैंड पाम रूल भी आप यूज़ कर सकते थे। ठीक है, वो हम अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था आपका बायोट सावर्ट पे लो। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता एम्पियर सर्कुटल लो क्या है, तो मैं ए पर मार्क कर देता, ये एम्पियर सर्कुटल लो है। ओके, और डबल इंटीग्रेशन VDS इक्वल टू 0, ये क्या है, ये आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लो है। ओके, ये हो गया। ओके, बाकी ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी का रॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, बाकी मैंने सारे ऑप्शन बता दिया आपको, ये सारा लिखा हुआ, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार देख लीजिए। चलो, हाउ मेनी आयोपोड्स कैन 8085 एक्सेस, यार ये माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस लिया गया है। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि माइक्रो प्रोसेसर से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यार सिंपल फॉर्मूला है, जैसे 8 बिट एड्रेस फॉर IO 2 to the power 8 दैट इज 256। और ऐसा ना, जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो जनरली हम 8085 या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो 8086 पढ़ते हैं। तो 8085 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पिन डायग्राम और कितनी IO डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, और कितने बिट की एड्रेस बस होती है, कितने बिट की डेटा बस होती है, ये सारी उसमें आ जाता है यार। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं माइक्रो प्रोसेसर का, बिल्कुल भी डिफिकल्ट साइड नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर अगर मान लो प्रोग्रामिंग कहीं पूछी जा रही है, तब मैं कह सकता था कि हाँ डिफिकल्ट है चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, करने वाले उसे भी करते हैं, बट इन जनरल माइक्रो प्रोसेसर 90% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छोड़ देते हैं। आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि क्या लेवल से पूछी जा रही हैं चीज़ें, ये ध्यान रखना। जैसे पावर सिस्टम में देखो यार, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल फाइंड करने आया है,
वो डिफिकल्ट साइड था। एक माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, दोनों के नंबर तो इक्वल हैं बिल्कुल, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर जिसने इंट्रोडक्शन टाइप से भी पढ़ा होगा वो उस क्वेश्चन को कर देगा, और पावर सिस्टम किसी ने कितना ही अच्छे से पढ़ रखा होगा विदाउट कैलकुलेटर वो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। वो अलग बात है, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें वो वैल्यू याद होगी क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था, उठा के डाला गया था। ओके, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आगे देखो 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फाइंड द लैग कंपनसेशन फॉर द गिवन आरसी नेटवर्क। यार ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए मैं इसे डेराइव नहीं कर रहा हूं। ये लैग कंपनसेशन का जो कि कंट्रोल सिस्टम का जो हम लास्ट में टॉपिक पढ़ते हैं, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर, वहां से लिया गया है। और लैग कंपनसेटर की आपसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता था, लीड कंपनसेटर की पूछ सकता था, ये तो इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को ये नहीं सकते कि अनप्रिडिक्टेबल है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है यार, लैग लीड ये सब चीजें ना, ये तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसका पूरा ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है, टॉ एस अपॉन 1 प्लस बीटा टॉ एस, और ये इसका टाइम कांस्टेंट वगैरह सब, ये टॉ क्या है बीटा क्या, पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया उन्होंने यार। जब हम लोग भी आपको डेराइव कराते हैं ना तो पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन डेराइव करते हैं, उसके बाद में इन सिंबल को हम किस तरह से बीटा टॉ के टर्म में कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में था। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे ना ये पूरा यार प्रूव किया गया है कि किसका मतलब क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पावर इनपुट इन ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द 3 फेज इंडक्शन मोटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई स्क्वायर लॉस इन द वाइंडिंग। बेटा ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है ना ट्रांसफॉर्मर में, शॉर्ट सर्किट के टेस्ट के सिमिलर आप ले सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या बताता है, कॉपर लॉस बताता है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट होता है, तो उसके सिमिलर आप इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट कंसिडर कर सकते हो। ओके, दिस इज द सिमिलैरिटी यार। तो ये सिंपल क्वेश्चन था यार, ये सारे यहाँ ये मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, जिसमें आप ये भी देख लो। आगे चलते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड इन पैरेलल शुड मेंटेन। ओके, जो पैरेलल में सिंक्रोनस जनरेटर है वो क्या मेंटेन रखना चाहिए, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी नो, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यस, ये तो सी ठीक है, बट वेरिएबल वोल्टेज नो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट वोल्टेज। और बेटा यही जो बात है ना, यही इनफाइनाइट बस बार की डेफिनेशन होती है। जो हम पढ़ते हैं ना कि जैसे पावर सिस्टम पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइट बस बार बहुत बार यूज होता है, तो उसी की एक प्रॉपर्टी पूछ ली गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी यार। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपलेस्ट साइड था, इसे आप पावर सिस्टम में भी डाल सकते हो, क्योंकि पावर सिस्टम में हम डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं। मीन जो मैकेनिकल डोमेन में उसकी एनालिसिस होती है, या मैं कह सकता हूं डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो हम पावर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ओके, और जो स्टडी स्टेट बिहेवियर होता है वो हम मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन के नाम से पढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेटवर्क दे दिया है यार आर, और ये 1/CS ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, और बोला गया ट्रांसफर फंक्शन निकालो। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू इनपुट वेरिएबल व्हेन इनिशियल कंडीशन एंड लोडिंग इफेक्ट कैन बी 0। ओके, लोडिंग इफेक्ट भी हम 0 लेके चलते हैं जनरली। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, तो यार यहाँ से हमने पूरा डेराइव किया, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहले हम ये इंपीडेंस फाइंड कर लेंगे और करंट वोल्टेज डिवीजन रूल वगैरह लगा के फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा। और देखो यहाँ मैंने सॉल्यूशन भी कर रखा है यार, ठीक है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, ठीक है। और कहीं भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कुछ लगे कि सर ये हमें दोबारा से एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझाइए, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मैं रिप्लाई भी करूँगा। ओके, तो चलो ये सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन था यार, डिफिकल्ट साइड नहीं था। आपको सॉल्यूशन देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा, नहीं, 2 लाइन का सवाल है यार। द पावर फैक्टर इज डिफाइंड, बताओ यार, पावर फैक्टर इक्वल टू P अपॉन S, एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, या R अपॉन Z, लेकिन पावर के टर्म्स में पूछा तो सीधा सा भी आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल हलवा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये आपके लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन अटैच कर दी है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो सिंपल है, लेकिन क्या सभी सिंपल है यार? यही तो हमने एनालिसिस करनी है। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के पेपर बेंचमार्क का काम करते हैं, मैंने बहुत बार बोला ये चीज़, तो इसा आपको बेंचमार्क की तरह लेना। एग्जैक्टली ऐसा पेपर आए ज़रूरी नहीं है। जैसे 17 का पेपर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल हलवा था इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने बच्चों वाला पेपर है, इसलिए मैं सबसे पहले 20 वाला पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप पहले इसे देख लो यार, जब उसे देखोगे तो आपको सुकून मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ही पेपर आए ये गारंटी नहीं है, बट हमारे लिए बेंचमार्क का काम ये करेगा कि अगर इतना लेवल इसमें गया तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया तो कैसे करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं आएगा पेपर, या आ सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही आएगा। रीज़न क्या है? 17 वाला पेपर देखना, जब आप उसे देखोगे तो
बच्चे सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा ही आएगा। उसके बाद 20 में अपीयर हुए, 20 में पेपर आपके सामने है और आप दोनों पेपर को एक साथ देखना। हमारे यहाँ चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, आप कंपेयर करना, आप खुद देखोगे कि कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, ये आप देखोगे यार। फिलहाल एन एम्पलीफायर हैज मिड बैंड वोल्टेज गेन, मिड बैंड वोल्टेज गेन दे दिया, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी और फीडबैक फैक्टर जो है वो 5% दे दिया है। अब इन्होंने बोला गया कि फीडबैक के साथ लोअर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। यार सिंपल देखो फॉर्मूला, एफ जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है विद फीडबैक, उसका फॉर्मूला होता है एफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक 1 प्लस ए बीटा, और सारी वैल्यू आपको गिवन है। ऐसे ही जो एफ एल मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है विद फीडबैक, वो होती है एफ एल मीन्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब बेटा ए आपको गिवन है 100, देखो यहाँ गिवन है 100 नहीं है सॉरी 1000 है, और जो बीटा गिवन है 5%, 5% का मतलब 0.05, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्यूशन में भी आपको करा रखा, देखो यहाँ एफ एल डैश मीन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट विद फीडबैक, एफ एल डैश इन्होंने सिंबल यूज कर लिया, तो देखो एफ एल अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक एफ एच इंटू में 1 प्लस ए बीटा। सारी वैल्यू वगैरह पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी यहाँ ए बीटा की वैल्यू जो गिवन है ना, वहाँ पुट कर देना इस फॉर्मूले में, और मैंने फॉर्मूला यहाँ भी लिख दिया, तो आपको डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि ये आ जाएगा। ओके, और ए भी पूछ लिया उन्होंने कि वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज गेन क्या होता है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। जैसे कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो ना जी एस ओवर 1 प्लस जी एस एच एस, ऐसी फीडबैक एम्पलीफायर जब हम पढ़ते हैं तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से गेन कम हो जाता है ए अपॉन ए प्लस ए बीटा। सॉरी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो गेन आता है विद फीडबैक ए एफ इक्वल टू ए विदाउट फीडबैक अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब बेटा ए दे दिया इन्होंने 1000, बीटा दे दिया 0.05, पुट कर देना आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 नॉट सपोर्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इंपॉर्टेंट यार, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, 8086 का। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 8085 सपोर्ट नहीं करता। आप बोलोगे सर ये भी माइक्रो प्रोसेसर से है, क्या ये इजी क्वेश्चन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, क्योंकि ये सीधा लिखाया जाता है। जब हम पढ़ते हैं आगे तो कि 8085 8086 में क्या डिफरेंस है, तो टेबलर फॉर्म में सीधा ये लिखाया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सपोर्ट नहीं करता। आगे देखो यार, अभी हम 26 क्वेश्चन के पास ही आए हैं और अभी लगभग 75 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग हैं। ओके, लगभग 40+ मिनट हो गए हैं, कोई नहीं। फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ये क्वेश्चन देखो यार, ये बिल्कुल मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं साइन कॉस के टर्म्स में दे रखे हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखा, ओके, जेड स्क्वायर वगैरह से मल्टीप्लाई करके फिर हमने इसके पोल वगैरह फाइंड किए कि कहाँ आ रहे हैं। उसके बाद में सीधा हमने ये फॉर्मूला लिखा, और जब आपके इस फॉर्म में होता है, ठीक है, इन्वर्स और कॉन्जुगेट पोल्स आर ई टू दी पावर +- j थीटा की फॉर्म में है, तो यहाँ से r निकाला, अंडर रूट r कहाँ से निकाला, यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं यार हम पोल की, अंडर रूट -1 स्क्वायर +1, तो ये √2 आ गया। तो और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाल के इसमें पुट कर दी है वैल्यू, तो देखो तो ये आंसर आ गया। जरूरी नहीं कि यही मेथड है, आप इसे रेसिड्यू मेथड से भी कर सकते थे। ओके, जो इन्वर्स फाइंड करने के 3 मेथड जनरली हम यूज़ करते हैं। ओके, एक रेसिड्यू मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और एक जो होता है आपका जो सीरीज मेथड होता है। ओके, जो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए हम फॉलो करते हैं। इन 2 वाटमीटर मेथड, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मेजरमेंट। चलो चलते हैं इसमें। इन अ 2 वाटमीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर इन 3 फेज सिस्टम, वन ऑफ द वाटमीटर रीड नेगेटिव इम्प्लाई। एक वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, तो देखो यार W1 पहले वाटमीटर की रीडिंग VL/IL जनरली cos 30 + 5। ठीक है, दूसरे वाटमीटर की रीडिंग WT इक्वल टू VL/IL cos 30 - 5, ये आ जाती है। ठीक है, बाकी मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। पावर फैक्टर बोला इन्होंने कि एक वाटमीटर की नेगेटिव रीडिंग है। अब यहाँ से देखो यार, ध्यान से देखो इधर, देखो दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, ये आपने पढ़ा ना यार, जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो कोस नेगेटिव कब आएगा, जब 90 से ज़्यादा हो जाए एंगल, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा हो गया एंगल तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ फाई जो है 30 से
ज़्यादा, सॉरी 5 जो है 60 से ज़्यादा हो जाए। यार 30 पहले से है इसमें, और 5 अगर 60 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ 90 से ज़्यादा आ जाएगा। 90 से ज़्यादा आ जाएगा तो 1 वॉटमीटर की रीडिंग नेगेटिव आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखता हूँ मैं, अगर मान लो फाई 60 डिग्री है तो cos फाई जिसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं कितना आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, लेकिन अगर मैं फाई 60 से ज़्यादा कर देता हूँ तो बेटा पावर फैक्टर जो होगा कम हो जाएगा 0.5 से, यही पूछा गया है यार। देखो पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5, अगर 1 वॉटमीटर की रीडिंग नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब क्या है, फाई 60 से ज़्यादा हो रहा है, पावर फैक्टर 0.5 से कम हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ भी आपको लिखा गया है। देखो द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली, बताओ यार, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड, नो कोई भी इसमें वो नहीं है डिबेट कि भाई क्यों होते हैं और इतना ही क्यों होता है। ये सारा आपको मालूम है कि जो हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में रखते हैं वो क्या रखते हैं 1 to 5 रखते हैं। ओके, स्टेप देखो यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका किसका, सीटी का। और सीटी को कभी भी ना सीटी की सेकेंडरी ओपन नहीं रखते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये रीज़न भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसे पढ़ लेना आप लोग। आगे चलते हैं, द शेयरिंग ब्रिज इज आइडियली सूटेड टू मेजर कैपेसिटेंस। ओके, बट इन्होंने क्या लिखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, नो यार ये तो नहीं होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी नो, सेल्फ इंडक्टेंस नो, तो बस यही होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ एन इंसुलेटर। और कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए बोला जाता तब भी हम इसे मार्क करते। और देखो अगर दूसरा ब्रिज क्या होता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, डी शॉर्टी ब्रिज। कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए 2 ब्रिज बहुत फेमस है, शेयरिंग ब्रिज और डी शॉर्टी ब्रिज। आगे देखो, 2 कॉइल ए एंड बी विद 800 एंड 1200 टर्न्स रिस्पेक्टिवली are having common magnetic circuit. Okay, current of 0.5 ampere in coil a produce a flux of 3 milliweber and 80% of flux links with coil B. Find L1 L2 and M. तो यार देखो ये सारी वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू पूछ ली इन्होंने, इतना मुझे नहीं लग रहा था पूछा जाएगा। देखो N1 पहली कोयल में टर्न्स दे दिए, दूसरी कोयल के टर्न्स दे दिए, करंट दे दी A में कितनी है 0.5, फ्लक्स प्रोड्यूस बाई A 3 मिली वेबर को मैंने वेबर में कन्वर्ट कर दिया, और इसका कितना पार्ट उसमें जा रहा है, किसमें, दूसरी कोयल में 80%, तो मैंने यहाँ 0.8 लिख दिया जो कि कपलिंग कोफिशिएंट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला L1 = N1/1/I1, तो यहाँ से आ गया 4.8, और फ्लक्स लिंकिंग 5 1 to 1 के कारण 2 में 80%। ओके, 80%, ठीक है, तो इसका 0.8 इंटू 80% बोलूँ या 0.8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कॉयल का फ्लक्स बोलूँ तो इतना आ गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है N2 512, 512 मीन्स 1 के कारण 2 में फ्लक्स लिंकेज कितना है I1, तो इतना आ गया इसके बाद। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस L2 फाइंड कर लिया हमने, तो सारे फॉर्मूले हमारे पास आ गए। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट से है, और इसे मैं कल ही क्लास में करा रहा था बच्चों को। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, बस वैल्यू चेंज थी थोड़ी सी। ओके, वैल्यू चेंज थी, और मैंने आज देखा तो यार इसमें भी क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखो द फंक्शन ऑफ स्नवर सर्किट या लिमिट द dV/dt डिग्री। ठीक है, सिंपल है सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। देखो यार ये एक्सप्लेनेशन भी देख लो, 1-2 लाइन ना, ये देखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मर ए नंबर ऑफ कंडीशंस आर टू बी फिल्ड, ए नंबर ऑफ कंडीशन आर रिटन बिलो, इंडिकेट विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल्ड, केवीए रेटिंग ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मर शुड बी इक्वल। गलत बात है यार, केवीए रेटिंग जरूरी थोड़ी ना बराबर हो। ओके, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है यार, देख लो ये लिखा हुई है कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, ए वॉट मीटर रीड दिस एंड द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज -0.11 वॉट, डिटरमाइन द ट्रू पावर। तो देखो यहाँ जो एरर है वो वॉट में गिवन है, वॉट में गिवन है तो वो एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट, ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस एरर, तो वही दिया गया। देखो सॉल्यूशन में ट्रू इक्वल टू मेजर्ड माइनस एरर, माइनस क्यों किया, अभी तो बोल रहे थे प्लस, क्योंकि एरर माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, इतना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ यार, देखो जो एरर होती है जनरली, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना। अब देखो मुझे अगर ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, ट्रू वैल्यू फाइंड करना है तो मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। ओके, अब एरर वहाँ पे माइनस में है, पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। आगे देखो, फॉर ए 15 बस पावर सिस्टम विद 3 वोल्टेज कंट्रोल बस द साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स,
वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट यार, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, जो बिल्कुल सिंपल पूछे गए हैं उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे यार, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट कैटेगरी का था, लोड फ्लो के अंदर जो जैकोबियन मैट्रिक्स बनता है उसकी ऑर्डर से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस ऑफ ऑल द हार्मोनिक कंपोनेंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है। ये भी सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं आपका फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, वहीं से ये फॉर्मूले स्टार्ट हो जाता है। A 400 volt 50 hertz 4 pole 3 phase induction motor cannot run 1500 rpm because okay, मुझे लग रहा है उतने पर रन नहीं करेगी, इसका मतलब वो सिंक्रोनस स्पीड होगी यार। At 1500 rpm there will be no EMF induced in the rotor circuit, hence no torque will be developed। अब देखता हूँ मैं सिंक्रोनस स्पीड अगर फाइंड करूँ, यही कारण होता है ना, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं करता। NS = 120 F कितना है यार 50, P कितना 4, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा आ गया ये, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, और यही कारण होता है सिंक्रोनस स्पीड से, इसीलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करती। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट इन द नोड वोल्टेज टेक्निक ऑफ सॉल्विंग नेटवर्क, चॉइस ऑफ रेफरेंस नोड डज नॉट अफेक्ट द वोल्टेज ऑफ वेरियस नोड। सही बात है, ठीक है। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस से, और यहाँ पूरा मैंने यहाँ अटैच भी कर दी है जो लाइन आपको जरूरी रहेंगी। ए ट्रायक इज ए 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच, यार MT1 MT2 और गेट टर्मिनल से दिखाते हैं ना, ठीक है। ये यहाँ नाम भी लिखे गए हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर में भी नेगेटिव। वोल्टेज रेगुलेशन कब नेगेटिव होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे, ओके। द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, सिंपल है यार, ठीक है। ऐसा आप इसे ट्रांसफॉर्मर से भी रिलेट कर सकते हो, मशीन से भी रिलेटेड कर सकते हो, पावर सिस्टम से भी। ये थोड़ा सा यार लेंदी क्वेश्चन लगा मुझे। यूज द मैश मेथड, जरूर नहीं है मैश मेथड से ही करोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप नोडल भी लगा सकते हो। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, कहाँ है यहाँ पर 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो 8 ओम के अक्रॉस पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ, और जो करंट आएगी उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वोल्टेज आ जाएगा। तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये सबसे पहले मैश एनालिसिस से अगर कर रहे हो, क्योंकि मैश एनालिसिस से पूछा तो मैंने मैश को ही परफॉर्म कर दिया है। देखो सारी पहले मैश करंट मान ली, और ये तीनों मैश में हमने KVL लगा दिया, उसके बाद सॉल्व किया, तो बेटा जो करंट आई है 8 ओम में इतनी आ गई है, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, जो कि आपको मैच कर रहा है गिवन ऑप्शन से। चलो, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद GS = दिस, फाइंड द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन फॉर K = 1, ठीक है। तो गेन मार्जिन कहाँ फाइंड करते हैं यार, गेन मार्जिन ये कंट्रोल सिस्टम से है और इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो है, ट्रांसफर फंक्शन तो स्टैंडर्ड है, बट बेटा ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड है, बट उसमें जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ना वो थोड़ा सा यार ज़्यादा है। एक पूछता तब भी चलो सही था। देखो गेन मार्जिन कहाँ निकालते हैं हम, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहाँ पर फेज -180 हो जाती है, उस फ्रीक्वेंसी को फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर हम गेन निकालते हैं और उस गेन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, या -20 log ऑफ मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो गेन मार्जिन आ जाता है। इन सिमिलर वे फेज मार्जिन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर फाइंड की जाती है, एंड फॉर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पुटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन = 1, and then we determine the frequency, and this frequency is said to be gain crossover frequency. At this gain crossover frequency we find the phase and we add 180 in this phase, and this is the phase margin. Beta this is the working rule for gain margin and phase margin. अब देखो यहाँ पूरा लिखा गया है, देखो ट्रांसफर फंक्शन है K = 1 है, पुट कर दिया, S = j⍵ पुट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए, मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा यार, और इसकी फेज हो जाएगी इतनी, ओके। अब देखो गेन मार्जिन के लिए हमने क्या किया, फेज मार्जिन के लिए हमने गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाला, मतलब गेन को 1 किया, तो गेन को 1 करेंगे तो ω/GC इतना आ जाएगा, ओके। और फेज एट दिस फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की, और उसमें 180 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फेज मार्जिन। और गेन मार्जिन के लिए 20 log ऑफ मैग्नीट्यूड कर दिया, ओके। और नीचे अगर मैं 1 रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड करता तो माइनस आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ से आपकी गेन मार्जिन 26.86 dB और फेज मार्जिन 61.768, ठीक है। तो यार ये मैंने सारा सॉल्यूशन कर दिया है, बट यार ये मैं क्वेश्चन इजी कैटेगरी में नहीं लूँगा,
हाँ अगर गेट वगैरह में आता तो यार कैलकुलेटर अलाउ रहता वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड था यार, ठीक है। क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड है नो डाउट, बट यार कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व है ना, इसीलिए डिफिकल्ट साइड था ये, और कंट्रोल सिस्टम से लिया गया था। 42 प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सी? मेंटेन वोल्टेज एट ए नियर ए कांस्टेंट लेवल, इंप्रूव द पावर फैक्टर, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, इंप्रूव पावर फैक्टर, करेक्ट फेज अनबैलेंस, या स्टैटिक कंपनसेटर। इसकी की प्रॉपर्टी है यार, ये यहाँ मैंने सारा स्टैट कॉम कहते हैं स्टैटिक कंपनसेटर को, तो यहाँ अटैच कर दिया, सिंपल प्रॉपर्टीज है और जनरली क्वेश्चन पर पूछा जाता है। ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस लोड कंसिस्ट ऑफ RLC अंडरडैम्प्ड। ओके, ये भी फेमस न्यूमेरिकल है यार, जब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्टर ना तो वहाँ पर RLC अंडरडैम्प्ड की कंडीशन भी पढ़ते हैं, और वहाँ से सर्किट टर्न ऑफ टाइम वगैरह फाइंड करने के लिए आता है, तो वो भी हम लोग करते हैं, बट वो कैलकुलेट करना नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। देखो, चेक वेदर द सिस्टम YN इज नॉन कॉजल, ये सिग्नल एंड सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में है यार, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूरा अप्रोच बताया है कि नॉन कॉजल सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, तो यहाँ से हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका कंट्रोल सिस्टम से है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बतानी है, मैं देखते के साथ ही बता सकता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, शॉर्टकट से 0 1, और रिवर्स ऑर्डर में उतार दो 2 -3, तो -2 -3 रिवर्स करके ना साइन, -2 -3 -2 -3, यस तो कहाँ है ये ए मैट्रिक्स होता है ना, ये तो नहीं है, और ये भी नहीं है -2 -3, लेकिन 0 1 तो नहीं है, यस सी। हालांकि और भी तरीके हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है आप लोगों के लिए जो यहाँ से आप एकदम मार्क कर सकते थे। मैंने कहा था ना यार, अगर इसे आप कन्वेंशनल तरीके से जाओगे तो 2-3 मिनट लगा दोगे यार, लेकिन इसे आपको स्मार्ट वे से करना था, इस तरीके से ए मैट्रिक्स फाइंड करने की ट्रिक होती है, और यहाँ प्रॉपर यहाँ दिखाया भी गया है, ठीक है, कन्वेंशनल वे से किस तरीके से ये होता है बेटा, AX + BU, XY = AX + BU, YT = CXT + DU, इसे कहते हैं इनपुट मैट्रिक्स, सिस्टम मैट्रिक्स, ए को, बी को कहते हैं इनपुट मैट्रिक्स, सी को आउटपुट और डी को ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ओके, इन डिनोमिनेटर ये सब चीज़ें मैंने बता दी है आपको, आप देख लेना इसको ना, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है यार, यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, सी, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ए ब्रिज जनरली यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटेंस, शेयरिंग ब्रिज और DSOT। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, DSOT है यार, देखो शेयरिंग ब्रिज और DSOT दोनों पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द न्यूट्रल करंट इन द स्टार न्यूट्रल ग्राउंड सिस्टम फ्रॉम द गिवन सिमेट्रिकल कंपोनेंट। IR1 दे दिया, IR2 मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस दे दिया, और आपको नेगेटिव सीक्वेंस करंट पूछिए, तो क्या रिलेशन होता है, IR0 = 1/3, और तीनों करंट का सम IR प्लस IR, एक मिनट, IR1 IR2 प्लस IR, अच्छा न्यूट्रल करंट पूछिए ना, एक मिनट, न्यूट्रल करंट गिवन, न्यूट्रल करंट पूछिए, न्यूट्रल करंट तो यार 3 टाइम्स हो जाती है, ओके, इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। न्यूट्रल करंट अगर पूछी है ना, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या लगेगा। देखो न्यूट्रल करंट क्या होती है, तीनों करंट का सम, ठीक है, IR, देखो ये आएगा न्यूट्रल करंट = 3IR0, ये रिलेशन होता है यार। जीरो सीक्वेंस करंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इसमें जीरो सीक्वेंस करंट ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा ये आ जाएगा, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दे रखा, देखो पूरा फॉर्मेट ना, सिंपल क्वेश्चन था। पावर सिस्टम में जब हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट पढ़ते हैं उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ये चीज़। द ओपन सर्किट EMF ऑफ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, यार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, है ना, पोटेंशियोमीटर के लिए यूज़ करते हैं, 1.0183 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। When 2 वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर यार, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, मशीन का क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट था। फाइंड द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फॉर द कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल xt = दिस, ओके, विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 = पाई, ओके। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटेड था यार, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने हिंट देने की कोशिश की। डिटरमाइन द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट द सिग्नल इज पीरियोडिक स्क्वायर वेव, तो पीरियडिक स्क्वायर वेव है तो an की वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है यार यहाँ पे, 0 to t xt e to the power -jn ω0 dt ω0 2π/t जो कि पाई की 1 है, और स्प्लिट इंटीग्रल ओवर 2 इंटरवल, ओके। ये इंटीग्रेशन का साइन है यार, इसे सही से आप ले लेना यहाँ पे,
ठीक है। फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा, मैं इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ना, इस तरीके से। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा, बहुत ठीक है। इसे भी मैं डिफ़िकल्ट साइड ही बोलूँगा यार, इजी क्वेश्चन नहीं था यार, ठीक है, डिफ़िकल्ट साइड ही क्वेश्चन जाएगा। ओके, ABCD पैरामीटर आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यार, इसी कारण ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, अब देखो ये 52 यार, ये जो है ना, देखो ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो है तो ये भी स्टैंडर्ड, बट बेटा इजी साइड नहीं होता। जनरली हम लीड लैग में जो पढ़ते हैं ना, जो आपके कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह लगा के बनते हैं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं विदाउट ऑप-एम्प, विदाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो बनते हैं उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी जो सर्किट बनाए जाते हैं लैग लीड, तो उनका स्टैंडर्ड सर्किट दे रखा था ये। ओके, क्या बोला गया है, दिस इन द above electronic circuit involving two operational amplifier a PID PID का मतलब proportional integral derivative controller in that the transfer function involve an integrator and first order lag term, the transfer function of this PID controller is, तो यार ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया है, तो बेटा ये आपका आंसर है। इसे आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो इस सर्किट के लिए ना, क्योंकि इसे डिराइव करने में बहुत टाइम जाता है। फिर भी मैंने यहाँ थोड़े से स्टेप आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है, कुछ स्टेप लिख दिए हैं। बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट जनरली हम याद इलेक्ट्रिकल वाला सर्किट याद करते हैं विदाउट ऑप-एम्प वाला, बट ये भी स्टैंडर्ड सर्किट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑप-एम्प, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यार देख रहे हो आप लोग, हम लगभग 50+ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ से एनालिसिस देख पा रहे हो आप, मतलब क्वेश्चन ईजी साइड नहीं है। ओवरऑल पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूँ ना, कि अगर पेपर में बैठे कोई स्टूडेंट, तो कितना उसके बाद मेंटली प्रेशराइज रहता है वो बंदा, तो क्या इजीली कर सकता है इन क्वेश्चंस को। देखो यार, टाइम तो सबके लिए बराबर है, टाइम का भी एक प्रेशर रहता है, तो इजी नहीं है क्वेश्चन। ये पेपर जो 2020 का है इजी साइड नहीं है, और 10 क्वेश्चन के आसपास तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए। ओके, 10 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम डिस्क्राइब बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताना है, तो बेटा सबसे पहले दोनों तरफ क्या लूँगा मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करके आउटपुट निकाल दो आप। आउटपुट और इनपुट मतलब HS फाइंड कर लो, वो आ जाएगा। उसके बाद S=j पुट कर देना, या डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हो। देखो यहाँ देखो, टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म dy/dt j हो जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह लगा कर y/x फाइंड कर दिया, और S=j पुट करना ही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, आ जाओ आगे। द पैरेलल RLC सर्किट गिवन है, एक्साइटेड बाय अ करंट सोर्स, राइट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द फिगर। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ओके, यहाँ देखो आउटपुट वोल्ट इनपुट करंट है, यहाँ वोल्टेज गिवन है, सबको लाप्लास डोमेन में लिख लो। R को लिखोगे R, L को लिखोगे LS, C को लिखोगे 1/CS इन लाप्लास डोमेन, और बेटा फिर वोल्टेज डिवीजन वगैरह लगा देना, आपके लिए आंसर आ जाएगा। देखो मैंने लाप्लास डोमेन में कैसे लिखते हैं सारा बता रखा है, उसके बाद क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं ये देखो, इधर सारी चीज़ें मैंने डेराइव करके आप लोगों को बता दी हैं। सी ऑप्शन मैच कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यार देखो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ना ट्रांसफर फंक्शन पे बेस्ड, देखो एक क्वेश्चन तो हमने किया था आई थिंक लीड वाला जो हमने किया था बीटा, ठीक है, 1 + τs/1 + बीटा τs वाला जो था, और एक मैंने ओपैम्प वाला किया था अभी PID वाला, वो भी कंट्रोल सिस्टम से ही था। फिर फेज मार्जिन गेन मार्जिन वाला भी, ओके, और एक इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन किया था ट्रांसफर फंक्शन वाला ये भी, और एक और क्या था R और C जो लगा था। मतलब देख रहे हो कि अप्रोच बिल्कुल फिक्स है यार। लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप ये नहीं कह सकते कि फालतू की चीज़ें पूछेंगे इधर उधर से, नहीं, जो बिल्कुल फॉरवर्ड चीज़ें थी वही पूछी गई हैं, बट कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व की गई है यार, कैलकुलेशन। चलो, इन ए स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर ए टाइम फेज डिफरेंस सॉरी बिटवीन करंट्स इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज अचीव्ड बाई। देखो इंट्रोड्यूसिंग, यार ये क्या होता है ना, देखो जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें ही स्टार्टिंग का एक मेथड होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम। देखते हैं हम लोग 56, द टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी शंट मोटर यार। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट, if 57, if xt is periodic with period t, fundamental frequency 2π/t, okay, and the Fourier series coefficient of x of at are fs x of at is with fundamental frequency a f naught, okay, cn, okay, cn,
दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द फोरियर सीरीज एनालिसिस। और यहाँ मैंने क्वेश्चन भी अटैच कर दिए हैं, इसे आप देख सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। इफ़ ए इक्वल टू और अल्फा, देखो किसी किसी बुक में इस सिंबल को ना अल्फा से दिखाते हैं, ए से भी दिखाते हैं और लैम्डा से भी दिखाते हैं। जो आपका ये ऑपरेटर होता है ना, इसे फेजर ऑपरेटर कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट वगैरह ना, वहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि किस तरीके कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए होगी। तो देखो क्या होता है, मैं इसे ए से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इसमें सवाल में यही दे रखा है। तो इसे हम लिखते हैं 1 एंगल 120 डिग्री। अगर मैं अल्फा स्क्वायर लिखूं या ए स्क्वायर लिखूं तो बेटा किसी भी फेजर का स्क्वायर करने से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है 240 डिग्री। ओके, और उसके बाद में मैं अल्फा क्यूब जो होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्यूब कर दूंगा। अब देखो इधर, अब मैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर फाइंड करना चाह रहा हूँ। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 एंगल 120 डिग्री प्लस 1 एंगल 240 डिग्री। ओके, अब इसकी वैल्यू बताता हूँ आप लोगों को। पहले एक बार इधर देखो, आर जेड इक्वल टू आर एंगल थीटा, इसे पोलर फॉर्म कहते हैं। तो इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में आर कोस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो यही फॉर्म में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। 1 प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री प्लस जे 1 इंटू साइन 120 डिग्री। इन सिमिलर वे मैं इसे भी एक्सपेंड कर सकता हूँ 1 इंटू कॉस 240 डिग्री प्लस जे साइन 1 भी आएगा लेकिन मैं उसे स्किप कर देता हूँ, साइन 240 डिग्री। जब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस इसकी वैल्यू आ जाती है पूरे की -1/2 प्लस जे √3/2, सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस और नीचे वाले की आ जाती है -1/2 माइनस जे √3/2। ओके, ये आ जाती है। तो देखो माइनस के हाफ और माइनस के हाफ माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 मिल जाता है। ठीक है, पूरा मैंने प्रॉपर आपको एनालिसिस करके दिखा दिया, तो ये 0 आंसर आ जाता है इसका ना। यहाँ मैंने प्रॉपर नीचे भी कर रखा सोल्व, आप देख भी सकते हो। आगे देखो, ए चॉपर इन विच करंट रिमेन पॉजिटिव बट वोल्टेज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन एज टाइप डी चॉपर यार। ठीक है, सिंपल आपका टाइप है ये, टाइप डी। जब हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं ना, देखो क्या लिखा गया है ना इसमें, देखो करंट क्या है, करंट तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। देखो क्या बनता है इसका डायग्राम में बना देता हूँ। देखो टाइप डी, देखो ए का बनाना था तो मैं इधर बनाता। अब देखो इसमें क्या है, ये वोल्टेज दिखाते हैं हम यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट। अब देखो वोल्टेज जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट करंट हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। तो इसके लिए ये डायग्राम बनता है यार डी का। ठीक है, ये वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट करंट क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। देखो अगर ए टाइप ए का पूछा जाता तो ये बनता, टाइप बी का अगर पूछा जाता तो ये बनता, और टाइप सी का अगर पूछा जाता तो इस तरीके से बना देता मैं, है ना, यही बोला गया है। ठीक है, अगर टाइप सी का बोला जाता ना बेटा, टाइप सी का अगर बोला जाता तो मैं ये बना देता, और टाइप डी का अगर पूछा गया तो ये बना दिया, और टाइप ई का अगर पूछा जाता तो इस तरीके से वोल्टेज भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और करंट भी। तो ये सारे मैंने टाइप के आपको चॉपर सर्किट एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, 2 क्वाड्रेंट चॉपर कहते हैं। अब देखो ए बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, देखो बैंड पास फिल्टर की अगर बात मैं करूं तो एक बैंड को पास करता है, और बैंड स्टॉप की बात की जाए तो एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो स्टॉप करेगा बेटा, बैंड स्टॉप बोला गया। यस, तो देखो फिल्टर रिजेक्ट ऑल द फ्रीक्वेंसी विद इन ए स्पेसिफाइड बैंड एंड पासेस ऑल दोज आउटसाइड द फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके, आउटसाइड दिस बैंड। सिंपल यार, बस बैंड स्टॉप की डेफिनेशन पूछ ली है, सिंपल आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसे मैं डिफिकल्टी कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी है जितनी रिक्वायर्ड है। आगे देखो, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन अ डीसी मशीन इज ड्यू टू, मतलब डीसी मशीन में जो हीट लॉस होती है वो ज़्यादातर किसकी वजह से होती है, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन, एडी। तो यहाँ पे कॉपर लॉस आ जाएगा यार। ठीक है, कॉपर लॉस में ज़्यादातर हीट लॉस होती है। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अटैच कर दिया, आप देख भी सकते हो। आगे देखो, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन विच हैज़ नो लॉस एंड लीकेज। यस यार, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वो है एजम्पशन है, यहाँ सारे मैंने एक साथ लिख दिए देखो। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिए, आप देख भी सकते हो। मैं रोक लेता हूँ 1 मिनट। और ये देखो,
ठीक है। आयरन लॉस जीरो होते हैं, कॉपर लॉस भी जीरो होते हैं, लीकेज जीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन जो कर्व होता है बी और एच के बीच में वो लीनियर होता है, मतलब सैचुरेशन इग्नोर होता है वहाँ पर। ओके, और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी जीरो होता है। ठीक है, ये सारे इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है, लो जो रिलक्टेंस होती है वो टेंस टू जीरो होती है। ओके, ये सारे यार आपके एक एजम्पशन है आइडियल ट्रांसफार्मर पे बेस्ड। और मैग्नेटाइजेशन जो करंट होती है वो भी जीरो होती है, मतलब फ्लक्स को सेटअप करने के लिए कोई करंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप बोलोगे ऐसा तो संभव नहीं है, बट आइडियल है ना, तो यार मानना पड़ेगा। ए PWM स्विचिंग स्कीम इज यूज्ड इन सिंगल फेज इन्वर्टर, रिड्यूस द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक, क्योंकि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सिंपल आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इन्वर्टर से रिलेटेड। देखो यार मैं डिफिकल्टी लेवल भी आपको साथ साथ बताकर चल रहा हूँ, क्योंकि देखो बम्पर वैकेंसी है। आप लोग किसी के भी कहने से या किसी की भी बातों में आकर ये मत देखना कि पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट, ये रूमर्स हैं सब। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पेपर आपके सामने है, हर एक क्वेश्चन को देखो। देखो पेपर जो डिफिकल्ट भी है, मैंने उस सेंस में डिफिकल्ट बोला है, वो कैलकुलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर से चीज़ें पूछ ली गई हैं, ना, फॉरवर्ड चीज़ें पूछी गई हैं, बट कैलकुलेटेड है यार। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कैलकुलेटर से हो सकते हैं, तो इसलिए डिफिकल्ट साइड में बोल रहा हूँ इस बेसिस पर, वरना कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन लेंथी हैं। इन ए CRO एन इलेक्ट्रॉन गन इज हैविंग ए कंस्ट्रक्शन, CRO की जो कंस्ट्रक्शन होती है उस पर बेस्ड है। इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड एंड कंट्रोल ग्रेड। ओके, ये सारे मैंने पॉइंट भी लिख दिए यहाँ पर जो कि रिक्वायर्ड है, आप देख भी सकते हो। अब इसमें देखो फाइंड द CYR फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ। देखो अब इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, इसे अगर आप बोलो ना कि सर इसका पूरा प्रॉपर हम सॉल्व करें, तो इसमें कम से कम आप कितने ही एक्सपर्ट हो सिग्नल फ्लो ग्राफ में, इसमें कम से कम 5 मिनट से ऊपर का टाइम जाएगा, 5 मिनट से ऊपर, क्योंकि बेटा इसमें 6 तो वही बनने हैं फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, यहाँ मैंने सोल्यूशन अटैच कर दिया है कि पहले फॉरवर्ड पाथ फाइंड करेंगे, उसके बाद मेसोन गेन फॉर्मूला लगाएंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। जो स्टेप इन्वॉल्व है मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप ट्राई करना इससे। बट यहाँ हमारा यही देखने का पर्पज़ है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है और कहाँ से पूछा गया। कंट्रोल सिस्टम से, सिग्नल फ्लो ग्राफ से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक डायोड इन MC मुरे इन्वर्टर टू फ्री व्हील द लोड करंट। यार ये फीडबैक डायोड का यही तो काम है। ठीक है, फीडबैक डायोड का यही काम है बेटा, एक बार इसे देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये देखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ए फ्री व्हीलिंग डायोड, देखो फ्री व्हीलिंग डायोड, और पहले वाला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड था, तो मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही चल रहा है। देख रहे हो यार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और एक भी क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ऐसा नहीं मिला हमें कि आपको पेन भी रखने की ज़रूरत है, सीरियसली। हालांकि पावर सिस्टम से तो ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं, सिग्नल से भी मिले हैं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़े ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ए फ्री व्हीलिंग डायोड इन ए फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इम्प्रूव द लाइन पावर फैक्टर। यार कैसे इंप्रूव कर देता है, क्योंकि ये एवरेज जो वोल्टेज है उसे इंक्रीज कर देता है। ओके, उसे इंक्रीज कर देता है, जिससे जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव हो जाता है। कैसे इंप्रूव कर देता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है ना वोल्टेज वेव फॉर्म का, जो कि RL लोड में इंडक्टर की वजह से आता है, उसे ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। मतलब पाई के आगे कंडक्शन नहीं जाने देता, तो नेगेटिव वोल्टेज भी नहीं आने देता। जब एरिया हम फाइंड करते हैं, मीन्स एवरेज वोल्टेज फाइंड करते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, तो ये जो नेगेटिव एरिया को अगर कम कर देगा, क्लिप कर देगा, तो ओवरऑल एरिया तो बढ़ गया ना। मैंने बोला ओवरऑल एरिया जो होता है RL लोड का, पॉजिटिव सम नेगेटिव एरिया होता है, उस नेगेटिव एरिया को अगर माइंड हटा दूंगा, मैं क्लिप कर दूंगा, तो ओवरऑल एरिया तो बढ़ गया, क्योंकि नेगेटिव पार्ट हटा दिया। तो वही काम करता है फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, ध्यान रखना, यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। आगे देखो, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली यार, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम गिवन है। आप बोलोगे सर दिया नहीं है, अगर कुछ नहीं दिया जाए तो वैक्यूम मानते हैं, लेकिन इन्होंने वैक्यूम लिख रखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यार सब जानते हैं, 9 × 10⁻⁹ होता है। और क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदला, इसका स्क्वायर किया। अब इसे सोल्व कर देंगे, आंसर बोल रखा kV पर मीटर के अंदर। ठीक है, यह मैंने सॉल्यूशन अटैच कर दिया इन सिमिलर वे में, तो देख लो ये आंसर आपके सामने आ गया है, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसी को यूज़ करके। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यार, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। EMFT से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है ये।
आगे देखो विच कन्वर्टर हैज़ द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अपोजिट टू इनपुट वोल्टेज पोलैरिटी। बक बूस्ट यार, लेकिन बक बूस्ट ऑप्शन में है नहीं, बक कन्वर्टर है, बूस्ट है लेकिन बक बूस्ट है नहीं, तो कक कन्वर्टर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की जो पोलैरिटी होती है वो उल्टी होती है, मीन्स माइनस का साइन होता है, ठीक है, चाहे बक बूस्ट कन्वर्टर हो या फिर कक कन्वर्टर हो, लिखा हुआ भी है कक कन्वर्टर एंड द स्टैंडर्ड बक बूस्ट कन्वर्टर इज नोन एज वोल्टेज इन्वर्जन, मीनिंग द आउटपुट वोल्टेज पोलैरिटी इज अपोजिट टू द इनपुट वोल्टेज पोलैरिटी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया ये। ए रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म वेरिंग फ्रॉम +e to -e is applied to a series connected CR circuit. The waveform of the voltage drop across the resistor is observed when R is small, voltage across the resistor 2E आ जाता है यार, ठीक है। ये प्रॉपर आपका कम्यूटेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, तो यहाँ ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है एक्चुअली, वहाँ से सिंपलेस्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। हालांकि प्रीवियस ईयर का IES का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में वहाँ से कॉपी करके उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। A DC constant voltage for a variable input voltage called regulator यार, ठीक है, रेगुलेटर की डेफिनेशन पूछ ली गई है, इससे सिंपल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो मैं जो डिफिकल्ट है उसे डिफिकल्ट साइड बोल रहा हूँ, जो ईजीएस्ट साइड है उसे ईजीएस्ट साइड बोल रहा हूँ। हमारे इस पूरे पेपर का डिस्कशन का पर्पस यही है। देखो द आउटपुट ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स MOSFET has ohmic region alone, saturation region and ohmic region at low voltage followed by the saturation region at high voltage. Yes, ठीक है, this is the right answer, ठीक है। ये देखो यहाँ सॉल्यूशन भी दिया गया है। आगे देखो cumulative compound motor are used where we required sudden heavy load for short duration. इंटरमीडिएट ड्यूटी के लिए इसे यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ रुक रुक कर हमें हैवी लोड को चलाना है, तो उसके लिए देखो सडन हैवी लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन पूछ लिया गया है, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ओके, आगे देखो द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर गिव द फॉलोइंग लॉसेज एट व्हाट लोड विल द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम, मतलब किस लोड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो आपको मालूम है कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, और हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लॉस होते हैं वो फिक्स्ड लॉस की कैटेगरी में आते हैं, जो कॉपर लॉस होते हैं वो वेरिएबल लॉस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें दोनों लॉसेस बराबर होंगे, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन पूछी गई है। तो देखो यार सीधा देखो ओसी टेस्ट इतना है और लॉस ऑन ओसी टेस्ट एंड दिस इज, एक मिनट, एट लोड ऑफ दिस लॉस ऑन ओपन सर्किट टेस्ट दिस, एक मिनट, एक्चुअली यार ये ना लॉस ऑन ओसी टेस्ट, ओके लॉस ऑन ओसी, एक्चुअली इनमें ना एक ना ऑप्शन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली ये जो होगा ना ये सारे ही ऑप्शन में इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, ओसी और एक में एससी करना था, मीन्स शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ एससी होगा यार, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी देखो ऑप्शन कैसे ना, ये देखो ऑप्शन में ही गड़बड़ी है, लॉस ऑन ओसी ये सब चीज़ें गलत है, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट का डेटा देना चाहिए था इन्हें, तो दोनों में जो बराबर होगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी सी वो है, बट यार इतना तो अंडरस्टूड है, जैसे कि कॉमन सेंस से भी हम इसे जज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग एरर आ गई है, एक ओसी और एक एससी होगा, मीन्स ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, क्योंकि डेटा ही ऐसा गिवन है ना, देखो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, तो इसलिए ये टाइपिंग थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमारी टाइपिंग एरर है, ये एग्जाम के ही मैंने क्वेश्चन एज इट इज उठाया है जो आंसर की आई थी, तो वहाँ पर ही ये एक एरर होगी, ठीक है। फिलहाल इतना कॉमन सेंस चलता है यार कि ये ओसी होगा तो ये एससी होगा, फिलहाल तो दोनों बराबर हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। यही सब देखो बोला गया है, ओसी एंड लॉस ऑन ओसी टेस्ट दिस एंड, हाँ तो इन्होंने ऑप्शन ऐसे ही वो कर दिया, ये एससी होगा, चलो ओके ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑब्टेन द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, यार कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जहाँ पे स्लोप चेंज होती है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे स्लोप चेंज होती है, तो देखो 0.2 s इक्वल टू 1, तो 1/0.2 तो 5 आ जाएगा, एक तो एक है, आगे कितना आ जाएगा 5 × 50 आ जाएगा, ओके, और 10 कहाँ से आएगा, यहाँ से। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जहाँ पे स्लोप चेंज होती है, 1/s² वाला टर्म कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा बेटा, ये बोर्ड प्लॉट से लिया गया है आपका कंट्रोल सिस्टम से। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट and the s² term contributed double pole at the origin, not a corner frequency, okay, मीन जहाँ भी स्लोप चेंज होगी बॉडी प्लॉट में उसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सिंपल डेफिनेशन है यार, ज़्यादा इसका प्रेशर मत लेना। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कनेक्शन ऑफ द आइदर द आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन। देखो जो टॉर्क होता है K phi
आई ए होता है, ठीक है। यहाँ फाई क्या है, मेन फ्लक्स, जो मेन वाइंडिंग है उसका फ्लक्स पर पोल, और आई ए आर्मेचर करंट, के मशीन कांस्टेंट होता है, के इक्वल टू पी जेड अपॉन 2πa, ठीक है। ये के का फॉर्मूला होता है। पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ए इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, इसे मशीन कांस्टेंट भी बोलकर चलते हैं, और मोटर के केस में मोटर कांस्टेंट बोल देते हैं इन जनरल। अब देखो यहाँ से अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना है, मतलब डायरेक्शन बदलनी है रोटेशन की, तो या तो आप फाई को बदल दो या आई ए को बदल दो, तो दोनों की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मींस एट ए टाइम एक को चेंज करना है। अगर दोनों को चेंज कर दिया आपने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टॉर्क सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो यही बोला गया बाय रिवर्सिंग कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग विद द सप्लाई। तो हम या तो फाई को बदल दें या आई ए को बदल दें, तो टॉर्क बदल जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने, ये एक्सप्लेनेशन भी अटैच किए हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या, फाइंड स्टेप साइज एंड एनालॉग आउटपुट फॉर 4-bit R2R लैडर DAC व्हेन इनपुट इज दिस एंड दिस, एज्यूम V रेफरेंस इक्वल टू दिस। या सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन अटैच कर दी है कि आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड करोगे, लेकिन स्टेप साइज पूछा है ना, स्टेप साइज पूछा गया है, ओके। स्टेप साइज पूछा गया, V रेफरेंस दे दिया आपको, और 4-bit R2R, यस, ठीक है। तो यहाँ पूरा देखो एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है D2A कन्वर्टर, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन होता है रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था यार, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ए DC सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज एट नो लोड इट विल रोटेट एट डेंसिटी। देखो क्या होता है, आपने पता है कि जो बैक EMF का फॉर्मूला होता है P Zn/60 है। अब यहाँ से अगर मैं स्पीड फाइंड करूँ तो स्पीड आ जाएगी EB, या एक मिनट, EB/φ, ये रिलेशन आ जाएगा। और आपको पता है DC सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये मेरी आर्मेचर बनाई मैंने, इस तरह से ब्रशेस दिखाता हूँ मैं इस तरीके से यार, ये आर्मेचर है और ये मोटर का सर्किट है, तो आर्मेचर के अंदर ही RA होता है, मैं ऊपर से नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैंने सीरीज वाइंडिंग दिखा दी है इस तरीके से। अब देखो ये जो वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ सीरीज में आ गई यार, ये आर्मेचर है, इधर क्या होगा आपके लिए, टर्मिनल साइड होगी, मतलब लोड साइड। और करंट मोटर के केस में कैसे आती है, इस तरीके से, IA बोलो या ISC बोलो, दोनों बराबर होंगी, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में है। अब अगर नो लोड पर है, नो लोड की कंडीशन है, तो यहाँ से कोई करंट जाएगी नहीं, करंट नहीं जाएगी। जब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं होगी तो वहाँ MMF नहीं होगा, MMF नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा, तो ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो स्पीड क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, ओके। तो यही रीज़न है, देखो एट नो लोड इट विल रोटेट एट ए डेंजरसली हाई स्पीड। पूरा रीज़न मैंने आप लोगों को समझा दिया, यहाँ भी प्रॉपर ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द रूट लोकस ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द एंगल मेड बाय द एजिंटोट्स। यार देखो इसके लिए ना फिगर देना ज़रूरी था, बट फिर भी देखो जो एंगल ऑफ एजिंटोट्स का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ आपको, 2k + 1 इंटू 180 अपॉन P - Z। बट यार इन्होंने देखो नंबर ऑफ पोल्स भी नहीं दिए, नंबर ऑफ जीरोज भी नहीं दिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन से मैं P - Z 2 मानकर चलूँगा यार, जो ऑप्शन इन्होंने मार्क कर रखा है ना। एक्चुअली इन्होंने ट्रांसफर फंक्शन देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया, ओके। तो ये थोड़ा सा यार उनकी तरफ से होता, आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। मैं आपको समझाने के लिए नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ Z का जो डिफरेंस है वो 2 लेकर चलता हूँ। तो 2k + 1 इंटू 180 अपॉन 2 आ गया। अब k की जगह 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। k = 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फाई आ जाएगा, जब 0 रखोगे ऊपर तो 90 आ जाएगा, जब 1 रखोगे तो 2 + 1 3 270 आ जाएगा, डिग्री में चल रहा है। जब k की वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 × 5 = 45, 400 इतना आ जाएगा। ऐसा आता रहेगा यार ये ना, लेकिन ये तो बेटा जस्ट मैंने समझाने के लिए P - Z 2 ले लिया आपको, मतलब नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ Z का डिफरेंस 2 ले लिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर मान लो आपको ट्रांसफर
ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो वहाँ नंबर ऑफ पोल्स आप देखकर बता सकते हो, नंबर ऑफ जीरोज भी बता सकते हो। तो वहाँ आप ये p माइनस जेड, यहाँ जो p होता है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स होते हैं और जो z होता है नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज होते हैं। ओके, और जो k होता है एक इंटीजर वैल्यू है यार, इस तरीके से तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ऑफ एजिम्प्टोट्स। रूट लोकस का सवाल था, अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो फाई इक्वल टू बी इंटू ए, बी इक्वल टू फाई बाई ए, फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया, हालांकि ये तब होती है जब बी और ए कांस्टेंट हो, लेकिन जनरली कुछ ना कहा जाए तो हम कांस्टेंट ही लेते हैं। प्रैक्टिकल वे ऑफ ऑब्टेनिंग स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजर इन सीरीज कनेक्टेड एससीआर बाय यूज ऑफ रजिस्टर ऑफ सेम वैल्यू अक्रॉस द एससीआर। देखो क्या होता है ना, जब हम एससीआर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें यार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट यूज़ करते हैं। मतलब हर एक एससीआर के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं एससीआर का, वहाँ इसे यूज़ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर आगे, द लाइन करंट इन 3 फेज सिस्टम IA IB IC गिवन है, फाइंड द नेगेटिव सीक्वेंस करंट। नेगेटिव सीक्वेंस करंट दे दी यार इन्होंने, देखो नेगेटिव सीक्वेंस करंट ए के टर्म्स में तो मैं IA0 बोल देता हूँ, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC, इस तरीके से हो जाएगी। तीनों करंट का सम कर दो यार, हालांकि एक तो करंट 0 ही है IB, ये वाली करंट तो 0 ही दे रखी है इन्होंने, तो I और IC का फेजर सम कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ सॉल्व भी कर रखा है देखो। ओके, बट इन्होंने I2 ओके I2 ओके, फिर यहाँ ठीक है, कर लेना इस तरीके से ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव सीक्वेंस करंट, मैं बताता हूँ आपको मैट्रिक्स कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे ना, आप इससे थोड़े कंफ्यूज ना हो। देखो इधर देखो, आपको नेगेटिव सीक्वेंस चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल कंपोनेंट चाहिए। इधर देखो I012 इक्वल टू 1/3, ये एक मैट्रिक्स बनता है 1 1 1 ओके 1 1 1 अल्फ़ा, मैं बता देता हूँ आपको मैट्रिक्स अल्फ़ा अल्फ़ा, एक मिनट, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये स्क्वायर आता है ओके, यहाँ IA IB IC, ठीक है, और यहाँ भी मैं I01 ये सब चीज़ें लिख देता हूँ यार, ठीक है। जो चीज़ें ऐसा लगता है ना मैं आसान कर सकता हूँ यहाँ पे, उन चीज़ों को मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ आएंगी IA0 IA1 IA2 ओके, तो IA0 फाइंड करूँगा तो देखो क्या आएगा, वही यार, उतना करने की ज़रूरत थी नहीं आपको सवाल में जितना, देखो इधर वाले मैट्रिक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दो, IA प्लस IB प्लस IC, अब ये वाला टर्म तो 0 है, तो देखो वही तो आ गया ना यहाँ पे जो आ रहा था। तो मैं फ़िलहाल 1/3, IA की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 एंगल 60 डिग्री ये है, और IC की वैल्यू 4 एंगल -120, 4 एंगल -120। अब यार इन्हें सॉल्व कर लेना आप लोग, जो आंसर आएगा। तो ऐसा करो यहाँ से 4 कॉमन ले लो यार बाहर, तो 4/3 बाहर आ गया, 1 एंगल 60 डिग्री को मैं cos 60 प्लस J sin 60 लिख सकता हूँ ओके, प्लस इसे लिख सकता हूँ cos -120 प्लस J sin -120 ओके। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसे आप सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सारी वैल्यू सोल्व करना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा B, ठीक है। पूरा अप्रोच मैंने बता दिया आप लोगों को ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार, ये थोड़े ना कैलकुलेटेड सवाल हैं। अब देखो ये क्या बोल रखा है, लीनियर सिस्टम द स्टेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। स्टेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब A दे दिया, B C और D दे दिया आपको, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया बेटा यहाँ से, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस में, वो देखो ये कंपेयर किया गया कि x बार इक्वल टू AX प्लस BU, y इक्वल टू CX प्लस D। यहाँ A क्या होता है सिस्टम मैट्रिक्स, B क्या होता है इनपुट मैट्रिक्स, C होता है आउटपुट मैट्रिक्स, D होता है ट्रांसमिशन मैट्रिक्स ओके। और ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू होता है C
एस आई माइनस ए का होल इनवर्स इंटू बी प्लस में डी, डी तो जीरो है तो डी जीरो हो गया, बाकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। और ये ध्यान रखना ये जो है ना मैट्रिक्स है यार, ये जो है मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना ये मैट्रिक्स है। तो एस आई माइनस ए ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकाला हमने, तो पहले ये मैट्रिक्स में फिर इतने तरह से डिवाइड किया और यहाँ से इस तरीके से ये पूरा सोल्व किया तो इतना आ गया यार, ठीक है। इसे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, ऊपर से अपने आप से कैलकुलेशन करना आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या मतलब, ऊपर क्वेश्चन को छूट गया क्या हमसे? एक मिनट देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 86। आई थिंक 87 क्वेश्चन यार मिसिंग है यहाँ पे ना, तो कोई नहीं, उसे मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। 88 देखते हैं। ए स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर सप्लाइज ए डेल्टा कनेक्टेड लोड, द इम्पिडेंस ऑफ द लोड ब्रांच इज दिस, ओम पर फेज डिटरमाइन द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बोला तो पावर फैक्टर आर वाई जेड होता है यार, पावर फैक्टर आर वाई जेड। आर कितना है इसमें देखो 8 है, और जेड का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा तो 0.8 आ जाएगा। और ये देखो ये इम्पीडेंस का रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब लैगिंग है, तो 0.8 लैग। हालांकि लैग लीड कुछ पूछा नहीं गया है, पूछता तो मैं प्रॉपर आंसर करता। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा इतनी तगड़ी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को, कोई नहीं, दे दी, चलता है आगे। बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर वी कैन ऑब्टेन स्पीड। फ्लक्स कंट्रोल में क्या करते हैं, देखो जो शंट वाइंडिंग होती है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसकी सीरीज़ में, तो अब उसमें करंट कम जाएगी, उसमें एमएमएफ कम बनेगा, उसमें फ्लक्स कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। जब फ्लक्स कम हो गया वहाँ पर तो मेन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो अबव द बेस स्पीड, हायर देन द रेटेड स्पीड और बेस स्पीड। रेटेड और बेस बोथ आर द सेम थिंग यार। आगे देखो, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंपोज्ड ऑफ थिन फॉइल शीट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 प्लेट्स सेपरेटेड थ्रू ए ग्लास डाइलेक्ट्रिक ऑफ 0.4 सेंटीमीटर थिक, ओके, ग्लास डाइलेक्ट्रिक, ओके, 0.5 सेंटीमीटर थिक विद रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस। यार सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी, ओके। तो बस सारी वैल्यू पुट कर दो यार, ये दे रखा देखो, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ, ए अपॉन में डी, ए इतना गिवन है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया, एप्सिलॉन आर 6 गिवन है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए इतना होता है, सारी वैल्यू पुट की, सोल्व किया तो इतना आ गया। थोड़ा यार कैलकुलेटेड था ये, ठीक है, कैलकुलेटेड था, हालांकि फॉर्मूला हमें पता होता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरा सोल्व करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। एक ग्लास, अच्छा गॉस यार एक सॉरी गॉस सीडल इटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग द गॉस सीडल इटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग द बोथ लीनियर और लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये आपका न्यूमेरिकल मेथड से लिया गया है, या पावर सिस्टम से भी आप बोल सकते हो, बट पावर सिस्टम में लीनियर इक्वेशन से डील नहीं करता, वो आपको सिस्टम से लेकर प्रॉपर्टी पूछता, इसलिए इसे हम मैथ से रिलेटेड बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से, ओके। जहाँ हम न्यूटन रैप्सन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, वहाँ से लिया गया है। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स है सोर्स रेजिस्टेंस 0 यार, ठीक है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये सवाल पूछने लायक नहीं था फिलहाल, ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। लास्ट में इन्होंने थोड़े से सिंपल पूछे हैं, स्टार्टिंग में यार थोड़ा सा डरा दिया बच्चों को, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए, देखो एक ये क्वेश्चन था इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया आइडियल वोल्टेज सोर्स का, एक क्वेश्चन यार जैकोबियन मैट्रिक्स का था, सॉरी वो वाई मैट्राइसिस से था, जिसमें हमें पूरा फॉर्म करना था। तो देखो दोनों सिमिलैरिटी नहीं है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है पेपर में, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही इजी पूछ लिए गए हैं, कुछ काफ़ी कैलकुलेटेड हैं, जैसे एक स्टेबिलिटी वाला था जो विदाउट कैलकुलेटर होना ही नहीं था। Which type of chopper is generally used in high power circuit where load fluctuation is not very large? Voltage commutated chopper यार, ये चॉपर से
थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है इतना, ये मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन अटैच कर दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं यार। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सिंपल पूछा गया है। ए सिंपल लो पास आरसी हैविंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट एसी सोर्स ऑफ दिस, मतलब 10 वोल्ट, कैलकुलेट सी इफ आर इक्वल टू दिस। अब इन्होंने देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी जो कि 1/RC होता है, ठीक है, और वैल्यू पुट कर देना। 1/RC मतलब रेडियन पर सेकंड में, जब आप हर्ट्स में निकालोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2πRC सारी वैल्यू जो दे रखी है पुट कर दो यार। देखो आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आर भी दे रखा है, सी निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉपी हुआ है, बहुत एग्जाम में कॉपी हुआ है, और यही वैल्यू होती है इसकी यार, ठीक है, वैल्यू भी चेंज नहीं करते ये लोग। आगे देखो, द क्रीपिंग इन इज अकर्स इन एनर्जी मीटर। यार क्रीपिंग क्या फिनोमेना है एनर्जी मीटर में, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होती है क्रीपिंग। टाइम शिफ्टिंग इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी इक्वल टू एक्सेस द एक्स ऑफ टी। बताओ ये प्रॉपर्टी पूछ लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, e⁻⁻st0 एक्सेस हो जाएगा यार, टाइम शिफ्टेड वर्जन। तो ये आ गया ऑप्शन देखो, और इसमें आपकी ROC चेंज नहीं होती है टाइम शिफ्टिंग से। देख लो एक बार, ये सॉल्यूशन है। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट एनक्लोज बाय द पाथ। एम्पियर सर्कुटल लो यार, एम्पियर सर्कुटल लो है, ये देखो पूरा स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे। आगे देखो, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। ये देखो, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत खतरनाक, ठीक है, सीरियसली। ये जो मैंने बोला ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो वाकई में डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट साइड है। देखो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अब बच्चा कितना याद करेगा, इसे थोड़ा ना याद करेगा यार, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट साइड था, हालांकि मैंने कुछ स्टेप वगैरह इन्वॉल्व कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एक डिफिकल्ट साइड क्वेश्चन था यार, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने किया होगा ये। In a purely capacitive circuit, the instantaneous power curve is sinusoidal of the frequency V and I. Okay, purely capacitive circuit, the instantaneous power, अच्छा देखो instantaneous power की तो frequency डबल होती है ना V और I से, तो डबल बोला गया है, बिल्कुल सही बात है यार। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, a 4 quadrant operation require 2 full converter connected back to back. Yes, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन आपके थे। अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, देखो ये पूरे एनालिसिस हमने की है, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आप इसे किस तरीके से लेंगे। देखो 100 क्वेश्चन हमने किए, 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आप ये कह सकते हो कम से कम 90% जो क्वेश्चन थे, या मैं 90 ही बोलूँ सीधा क्योंकि 100 है टोटल, यार ये ईजीएस्ट साइड थे, मतलब कह सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन इसमें भी मॉडरेट कह सकते हो, वरना ईजीएस्ट साइड थे। और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कहता हूँ डिफिकल्ट साइड थे यार, ठीक है, डिफिकल्ट साइड, मतलब कैलकुलेशन के बेसिस पर डिफिकल्ट साइड, वरना टॉपिक कोई भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल मैं बोलूँ आउट ऑफ द बॉक्स था। एक भी क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर, इन 100 के 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो आउट ऑफ द बॉक्स था, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से नहीं पूछा जा सकता। जो आपके 10 सब्जेक्ट हैं, जो कि मैंने एक वीडियो भी डाली है सेपरेट, सेम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें आप लोग देखना, ओके। उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो, और मान लो अगर आप इतना भी करते हो 90 भी और उसका 80% एक्यूरेसी भी रहती है, तो लगभग 75 के आसपास यार आप इसमें परफॉर्म कर लोगे टेक्निकल पार्ट में। और फिर आपका 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पार्ट वाला पार्ट भी है। तो यार देखो आप बिल्कुल सेफ साइड खेल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल में सारी चीज़ें कवर करनी है, ओके, कि डिटेल में हमें सारा सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, तो आप लोग 13 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप लोग जुड़िए, जिसमें मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वगैरह जिसमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को उन क्वेश्चंस में पेन भी रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पावर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो उसमें काफ़ी शॉर्टकट्स आप लोगों को बता कर चलता हूं, जैसे STM की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कंट्रोल सिस्टमों से जब हम वहाँ जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड करते हैं लोड फ्लो के अंदर, तो बसेस के बेसिस पे कैसे हम जज करते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस एंड ऑल। क्योंकि जैसा पेपर आपके पास आया है, इसमें आपका थोड़ा क्रिटिकल माइंड यूज़ होगा, ओके। बाकी तो पेपर बिल्कुल आपका सेफ साइड था। अगर मैं कैलकुलेशन पार्ट को अलग कर दूँ तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो गूगल फॉर्म है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डेडिकेटेड व्हाट्सअप ग्रुप है जो CIL के लिए हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड
टू द टेक्निकल पार्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। फिर भी आप लोगों को अगर ये चाहिए कि मेरी साइड से आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू गाइस।